हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का सोशल साइंस सब लेकर आया हूं, जो टॉपिक का नाम है विकास। हमारे सिंपल तरीका में विकास के बारे में हम जानेंगे। तो हमारे इंडिया कितने विकास कर रहा है, किस चीज़ में, किस फील्ड में, हर एक फील्ड में अगर कोई चीज़ वस्तु ग्रोथ कर रहा है तो वह विकास कहलाता है। जैसे फार्मर के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, ये सब क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो सिंपल व्यू से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। समानतः किसी वस्तु, किसी देश का विकास किसी अधर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। यानी कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय पर भी नहीं कर सकते हैं, औसत साक्षरता दर पर भी नहीं कर सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य स्थिति भी नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा श्रीलंका। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये मैथमेटिकल टर्म है जो आप लोग कृपया इसको बनाकर कमेंट में कृपया भेजें। फिर इसके शॉर्ट और एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन है, विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों को वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों की वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड बनता है, और जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और कम आय के देश को कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की जरूरत को सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है। जो भी लोग को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो सभी चीज़ों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड मापा जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों को वर्गीकरण में करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जा सकता है वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष है या उससे अधिक है, समृद्ध देश, और उसके देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति व्यक्ति है या उससे कम है, उसे निम्न देश कहा गया है। भारत निम्न देशों के वर्गों में आए क्योंकि व्यक्ति प्रति आय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष है। इसकी सीमाएं देखेंगे, क्या क्या सीमाएं हैं? तब विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए किसी देशों को राष्ट्रीय आय की अच्छी मापदंड नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें यह पता नहीं चलेगी कि औसत व्यक्ति क्या कम सकती है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों को परिस्थिति का भी पता नहीं चलता है। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छी मापदंड नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो उत्तर है, विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कोई अन्य मापदंड है जो विकास अपने मापन के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता है बल्कि वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी के व्यवहार पाने ज़्यादा अन्य लक्षणों के बारे में सोचता है। फिर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित मापदंड बनाए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, लोगों की स्वास्थ्य। तो मानव विकास का प्रमुख मापदंड स्वास्थ्य या दीर्घायु है। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशी जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरी का पॉइंट, शैक्षिक स्तर। मानव विकास की दूसरी प्रमुख मापदंड शैक्षणिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर कितनी ज़्यादा है होगी वो उतना ही विकसित माना जाएगा, और यदि दर कम होगी तो देश का अल्प विकसित कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का
तीसरा मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों के जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों को प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश का विकास देश नहीं माना जा सकता है। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास का श्रेणी में, 84 देशों को विभिन्न मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों का मानव विकास की श्रेणी के निम्न स्तर पर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम औसत का प्रयोग करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र को अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए लिया जाता है। जैसे देश में लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किसी देश के विभिन्न स्तरों को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है और औसत के माध्यम से निकाली जाती है। इससे हमें एक देश के विकास स्तर का पता चलता है। किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्या आती है। औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए असमानताएं छिप जाती है। उदाहरण, किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 रुपया कमा रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में सभी प्रकार के 9,000 से 10,000 के बीच कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देशों में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर है। इस प्रकार औसत तुलना के लिए उपयोगी है, किंतु असमानताएं छिप जाती है। इसे पता नहीं चलता है कि आय लोगों में किस तरह वितरित प्रश्न करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। यदि व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरे से उदारता और बराबरी का व्यवहार, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्षणों के बारे में भी सोचते हैं। इस प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। ये चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय है। पंजाब का देखेंगे 2002-03 में प्रति व्यक्ति 26,000 था। केरल का देखेंगे तो 22,800 था। बिहार का देखेंगे तो 57,000 था, 5700 था हजार। पंजाब, फिर नेक्स्ट तालिका देखेंगे, पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं जो दिया गया है। इसके साक्षरता दर भी दिया गया है। शिशु मृत्यु दर क्या है इसका, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवन बच्चों को में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखती है। साक्षरता दर क्या लाता है? 7 वर्षों में उससे अधिक आय के लोगों में साक्षरता जनसंख्या अनुपात है। नियमानुपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्षों के आयु की स्कूल और कुल बच्चों की उस आयु के वर्ग के बच्चों के प्रतिशत। ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन सोर्सों का प्रयोग किया जा सकता है? ज्ञात कीजिए कि अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावना हो सकती है। भारत उत्तर होगा। भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान सोर्स निम्नलिखित है। कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। वाष्प इंजन, इसमें कोयले का प्रयोग होता है। रेल और उद्योग में काम में लाया जा सकता है। खनिज तेल देखेंगे तो खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयानों आदि में किया जा सकता है। तेल का परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस देखेंगे। प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। गैसों के पाइपों के द्वारा दूर के स्थान पर पहुंच जा सकता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाई चल रही है। जल विद्युत होगा। यदि वस्तु का नवीकरणीय संसाधन अब तक ज्ञात सभी संसाधन में है तो यह सबसे सस्ता होगा।
इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों, औद्योगिक इकाइयों के बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। ऊर्जा के ऑन सोर्स, ऊर्जा के कुछ ऐसे सोर्स भी है जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से किया जाने लगा। ये सभी नवीकरणीय है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत संसाधनों का प्रयोग लंबे समय से रहा है। यदि सभी वस्तुएं अनुकरणीय अर्थात एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, इन पुनः पूर्ति संभव नहीं है। 50 वर्षों में से ज़्यादातर है, इसलिए कहा जाता है कि समाप्त हो जाएगी। यदि हम संसाधन के बचाना है तो ऊर्जा के नए नवीकरणीय संसाधनों को खोजकर उनका अधिकांश प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, धारणीयता के विकास के क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा, धारणीयता से अभिप्राय सतत पोषणीय विकास अर्थात ऐसी विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे रहे, अगली आने वाली पीढ़ी को मिले। वैज्ञानिक का कहना है कि हम संसाधनों का जैसा प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएगी और आगे बढ़ने वाले पीढ़ी के लिए नहीं बचेगी। यदि हमें विकास धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। फिर नेक्स्ट देखेंगे, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन, लेकिन एक भी व्यक्तियों के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसा है, पर सांख्यिकी की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन पाए जा सकते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। जब संसाधन बन जाता है, यह संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मनुष्य बुद्धिमान से इन संसाधनों का करे तो यह अपने संसाधन जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधन का दुरुपयोग किया जाए तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को जारी रख सकता है। यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी व्यवस्था का प्रयोग किया गया है तो यह समाप्त हो जाता है। नवीकरणीय संसाधन जो सीमित और इनका बार प्रयोग करने खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझ कर करना होगा। इनका प्रयोग समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। फिर इस प्रकार उपयुक्त कथन से हम सीख निकालते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, न निजी की पूर्ति की। ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और इसके विकास की चर्चा पर रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाए जो अपने आसपास देखे होंगे। तो इसके जैसे कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि को दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। जल प्रदूषण, नदियाँ, झीलों और समुद्र बहाए गए कूड़े कचरे औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करता है। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाता है। जहाज़ों से रिसने वाले तेल से समुद्री जीव को हानि होती है। वायु प्रदूषण देखेंगे, वायु कारखानों के धुएं तथा मोटर वाहनों के धुएं वायु को प्रदूषित करता है। इससे मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवों में दोनों की हानि होती है। फिर तीसरा भूमि प्रदूषण, भूमि पर कारखानों द्वारा, घरों या अन्य सोर्सों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कृषि क्षेत्र में अधिक उर्वरक का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तथा यह उर्वरक भूमि को प्रदूषित करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के लिए कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है। इस बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। ये कुछ तालिका दिया गया है जो 2004 के भारत और पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं। कुछ इसके बाद टिप्पणी देखेंगे। एसडीआई का अर्थ है कि मानव विकास सूचकांक है। ऊपर दी गई तालिका एसडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। 3 स्तरों के लिए संकर नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और आगे की विशेष शिक्षा का अनुपात कुल योग है।
प्रति व्यक्ति आय की गणना से सभी देशों के डॉलर की भी में की जाती है, ताकि उसकी तुलना की जा सकी है, उसे तरीके से भी की जा सकती है कि डॉलर किसी भी देश के समान वस्तुओं में सेवाएं खरीद सके। फिर 1.6 के बारे में जानेंगे। मापदंडों के अनुसार आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास की अलग अलग श्रेणियां बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय, संभावित आय, साक्षरता दर, संकलन नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक का मापदंड बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार सबसे जन्म के समय। संभावित आयु के आधारों पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा म्यांमार सबसे नीचे। साक्षरता के क्षेत्रों पर भी श्रीलंका सबसे ऊपर तथा बांग्लादेश सबसे नीचे है। संकलन अनुपात के आधार पर संकलन सबसे ऊपर तथा पाकिस्तान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक के क्रमांक में श्रीलंका प्रथम विश्व में 93वां है, जो इस तालिका में दिए गए सभी देशों में ऊपर है, तथा नेपाल 138वां स्थान लेकर सबसे नीचे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ तालिका है चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय, जो इसके बारे में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के विकास के क्षेत्र में चर्चा के लिए 3 भिन्न व्यक्तियों को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उनसे समझिए। इस विचारों को समूह में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह एक दीवार चार्ट बनाइए जिसमें कारण सहित अन्य विचारों को उल्लेख करें, जिसमें अपने सहमित तथा असहमित है। विद्यार्थी इस परियोजना कार्य को स्वयं करें। कृपया इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे क्वेश्चन बनाकर ईमानदारी पूर्वक इस कमेंट पर लिखिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में डालूंगा। थैंक्स।